नमस्कार बच्चों, आज कक्षा 9 के लिए हम उपसर्ग प्रत्यय यानी कि शब्द रचना देखेंगे और उपसर्ग पढ़ेंगे। तो आज हम देखते हैं पहले शब्द रचना। उत्पत्ति के आधार पर अगर हम बात करें तो शब्द के दो मूल रूप होते हैं, एक तो होता है रूढ़ और एक होता है यौगिक। जो रूढ़ शब्द जो होते हैं, रूढ़ शब्द किसी के मेल से नहीं बनते, वो एज इट इज रहते हैं, उसमें किसी भी शब्द को जोड़कर नया शब्द नहीं बनाया जा सकता और ये अपने आप ही होते हैं, अकेले होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, इसलिए इन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। किंतु यौगिक, जैसा कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, योग यानी ये जुड़कर नए शब्दों के रूप में होते हैं। लेकिन यौगिक शब्दों की रचना रूढ़ शब्द के यानी जो रूढ़ शब्द होता है उसके आगे या पीछे लगने से कुछ नए शब्दों का जब निर्माण होता है, यानी आदि और अंत में जुड़ने वाले शब्दांशों से होती है। तो यहाँ बताया कि जो यौगिक शब्द होते हैं उनकी रचना रूढ़ शब्द के आदि व अंत में जुड़ने वाले शब्दांशों से होती है। ये शब्दांश रूढ़ शब्द में मिलकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखेंगे श्रम शब्द, श्रम शब्द से हम देखेंगे कि किस तरह से जो आगे और पीछे जुड़ने से परिवर्तन दिखाई दे रहा है। श्रम से बने हुए ये शब्द, यहाँ पर हमने देखा श्रम शब्द में परि जुड़ गया, परि प्लस श्रम, तो ये श्रम हो गया परिश्रम यानी मेहनत, और यहाँ पर परि शब्द श्रमी में जुड़ गया तो हो गया परिश्रमी। अब श्रम शब्द की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पीछे की तरफ यानी अंत में जुड़ा है इक, तो ये बन गया श्रमिक। तो यहाँ प्रारंभ में और अंत में जुड़ने से नए शब्दों का निर्माण हो रहा है, तो ये शब्द कैसे कहलाएंगे? यौगिक। श्रम जीवी, जीवी शब्द जुड़ने से ये क्या हो गया? श्रमजीवी। तो बच्चों ये सब श्रम शब्द से बने हुए नए शब्द हैं और ये सारे शब्द जो नए बने हैं ये हमारी शब्द रचना कहलाएगी। इस प्रकार नए शब्दों की रचना होती है और रचना के आधार पर अगर हम बात करें तो शब्द 3 प्रकार के होते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। तो बच्चों हमने ये देखा कि शब्द के यहाँ पर कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। और अब आज की कक्षा में हम उपसर्ग पढ़ेंगे कि उपसर्ग क्या होते हैं। तो हम अब उपसर्ग देखते हैं। 3 रूप देखे थे हमने, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। तो अब हम उपसर्ग देखेंगे कि उपसर्ग क्या होता है। शब्दों के आदि में जुड़कर, आदि माने प्रारंभ में जुड़कर, शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। यानी किसी शब्द में के प्रारंभ में यानी आदि में जुड़कर जब कोई नया शब्द बनता है तो वह उपसर्ग कहलाता है। शब्दों के आदि में जुड़कर शब्दों के अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं। आदि माने प्रारंभ में। इन उपसर्गों का अलग से प्रयोग नहीं किया जाता, यानी उपसर्ग के आगे जो जुड़ने वाले तत्सम शब्द होते हैं इनका अलग से प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात इनका स्वतंत्र रूप से कोई अस्तित्व नहीं है, स्वतंत्र रूप से इनका कोई प्रयोग नहीं किया जाता। हिंदी में संस्कृत के तत्सम, मुख्यतः संस्कृत के तत्सम शब्द पाए जाते हैं जो कि उपसर्ग के रूप में काम आते हैं। इसके अलावा हिंदी और उर्दू के भी तत्सम शब्द पाए जाते हैं और इनका शब्दों के प्रारंभ में प्रयोग करके नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। यहाँ मैं आपको कुछ संस्कृत के तत्सम शब्द बताऊंगी जिन्हें उपसर्ग के रूप में लिया गया है और उसका अर्थ बताऊंगी, साथ ही उससे बनने वाले कुछ नए शब्द बताऊंगी। तो यहाँ पर देखिए ए शब्द है, इसको संस्कृत का माना जाता है, ये तत्सम रूप है इसका, यानी उपसर्ग के रूप में ए का प्रयोग हो रहा है
और ए का जो अर्थ है यहाँ पर नहीं के रूप में लिया जाएगा। अब इससे शब्द बन रहा है नाथ है। नाथ शब्द के पहले ए लग जाने पर ये बन गया अनाथ। तो यहाँ पर जो हमारे पास एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आ सकता है कि ए से बनने वाले कहीं दो या तीन शब्द रूप लिखिए, तो आप ए उपसर्ग से बनने वाले, अपनी इच्छा से ए शब्द रूप से बनने वाले उपसर्गों का निर्माण स्वयं करेंगे। तो ए लगाने से अनाथ हो गया, था में ए लगाने से अथा हो गया, धर्म में ए लगाने से प्रारंभ में लगाया है अधर्म हो गया। तो इस तरह से यानी कि यहाँ नकारात्मक रूप से इन शब्दों का अर्थ निकल रहा है। इसी प्रकार से संस्कृत का ही एक शब्द है अन्न, और अन्न भी तत्सम शब्द है। इसका अर्थ भी यहाँ होता है या तो अभाव या नहीं के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर पढ़ के साथ अगर अन लग जाता है तो ये हो गया अनपढ़, मोल के साथ लगा है अन तो हो गया अनमोल, वहीं आवश्यक में अन लगाने से अनावश्यक हो गया। तो ये नहीं का अर्थ दे रहे हैं। तो इस तरह से संस्कृत के उपसर्ग हमने देखे। यहाँ पर अधि शब्द हैं, और अधि इसका अर्थ होता है समीप, बड़ा या ऊपर। तो करण में अधि जुड़ने से हो गया अधिकरण, कार में अधिकार, और नायक में जुड़ने से हो गया अधिनायक। तो इस तरह से हमने देखा कि संस्कृत के मुख्यतः संस्कृत के ही तत्सम शब्द उपसर्गों के रूप में काम आते हैं, किंतु संस्कृत और उर्दू के भी होते हैं। तो यहाँ पर हम अब कुछ अन्य उदाहरण देखेंगे, जिसमें हम संस्कृत के उपसर्गों के कुछ उदाहरण देखेंगे, इसके साथ हिंदी और उर्दू के भी कुछ उदाहरण देखेंगे। तो यहाँ पर अन्य उदाहरण है अति। अति का अर्थ होता है अधिक, यानी यहाँ पर नए शब्द बने अति से अतिशय, अतिक्रमण। अनु शब्द है, ये भी संस्कृत का है। अनु का मतलब है पीछे पीछे, अनुगमन करना, अनुसरण करना, अनुगामी यानी पीछे चलने वाला और अनुसरण करने वाला। यहीं पर अगला शब्द है अभि। अभि का अर्थ है सामने, अभियोग, अभिनेता। अप शब्द का मतलब यहाँ है बुरा, और जैसे यहाँ पर नया शब्द बना अवगुण, अवनीति, तो ये शब्द है हमारा अव। वही है आ का अर्थ है पूर्ण या तक, आगमन, आमरण। इसके बाद हमने यहाँ पर संस्कृत के शब्द देखे, और इसके बाद हम हिंदी के उपसर्ग शब्द देखते हैं, जिसमें हमने देखा कि हिंदी में जो उपसर्ग शब्द है यहाँ पर है तत्सम शब्द अध, जिसका अर्थ होता है आधा। और अगर हम जला में इस शब्द को लगाएंगे तो हो जाएगा अध जला, अध मरा, अध पका। अब है यहाँ पर शब्द ऊ का मतलब है अभाव, उजड़ा और उनीदा। कु शब्द का अर्थ भी यहाँ है बुरा, कुपात्र, कुख्यात, यानी कु शब्द से यहाँ पर पात्र में लगने से कुपात्र हो गया, और ख्यात में लगने से कुख्यात हो गया। वहीं पर दू शब्द है, दू का मतलब भी यहाँ अर्थ होता है बुरा या हीन, और बला में अगर हम दू लगाते हैं तो शब्द बनता है दुबला, दुराहा यानी बुरा रास्ता। फिर यहाँ पर है बिन शब्द। बिन का यहाँ पर होता है निषेध, यानी किसी काम के लिए जब मना किया जाता है, जो काम नहीं होने वाला होता है, वहाँ पर निषेध इसका प्रयोग किया जाता है। बिन देखा यानी बिना देखा, बिन जाना बिना जाना। यहीं पर उर्दू के कुछ तत्सम शब्द भी आए हैं, जैसे कम माने थोड़ा, कम सिन, कमजोर। फिर है बद माने भी यहाँ बुरा होता है, बदनीयत, बदकिस्मत, बेरहम। यहाँ पर बद का अर्थ है बुरा। तो इस तरह से हमने उपसर्ग शब्दों को देखा, जिसमें हमने देखा कि संस्कृत के कुछ शब्द हैं और हिंदी के हैं और उर्दू के कुछ तत्सम शब्द हैं, जिनसे कि किसी रूढ़ शब्द के आदि में लगाने से इससे एक नया शब्द का निर्माण होता है, और ये निर्माण ही उपसर्ग बनाना कहलाता है। यानी कि संस्कृत के, हिंदी और उर्दू के तत्सम शब्दों के किसी रूढ़ शब्द के प्रारंभ में लगने से जब कोई नया शब्द बनता है तो ये उपसर्ग शब्द कहलाते हैं। और यहाँ पर हमने विभिन्न उदाहरण देखे संस्कृत के, हिंदी के और उर्दू के, और आशा है आपको अच्छे से समझ आया होगा, और आप अपने गृह कार्य के रूप में भी ये सारे उदाहरण अपने रजिस्टर में करें। इसमें संस्कृत के, हिंदी के और उर्दू के अलग अलग उदाहरण अर्थों के साथ आप लिखें, और नए शब्द निर्माण को भी देखें कि क्योंकि परीक्षा में अक्सर उपसर्ग दिया जाएगा, यानी जो आगे का शब्द है ये दिया जाएगा, और कहा जाएगा कि इस शब्द से दो
नए शब्दों का निर्माण आप करो। इसलिए आपको इसका प्रयोग, इसकी जो प्रैक्टिस है वो अपने रजिस्टर में करनी होगी। तो आशा है आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।